अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पिज़ा। पाकिस्तान में 16 अगस्त 2023 को बीते उसको ख़त्म हुए कई घंटे गुजर चुके हैं और 17 अगस्त 2023 और जुमेरात का दिन जो है वो शुरू होने वाला है। गुज़िश्ता 24 घंटे में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, उनका मैं जिक्र करूंगा सरसरी तौर पर। और प्रिंसिपल जो मेरी थ्रस्ट है इस वीलॉग के अंदर, मैं जवाब देना चाहता हूँ उस पिछली डिबेट का जिसको मैंने इनिशिएट किया जब मैंने अपना पिछला वीलॉग किया 24 घंटे पहले, जिसका उन्वान ये था, इमरान खान प्रिजनर 804, प्रिजनर नंबर 804 मीट्स वाइफ बुशरा। और जिसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन भी थ्रो किया था कि क्या हिस्ट्री की मूवमेंट सिर्फ आपकी अवाम की ताकत से, पब्लिक की अप्रूवल से होती है, या उसके अंदर आपको तदबीर और स्ट्रेटजी भी चाहिए होती है। और फिर मैंने उसमें एक चुभती भी चीज डाली कि शायद इमरान खान साहब को जब उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ 3 नवंबर 2022 में वजीराबाद में, तो उस वक्त उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक डील करके बरतानिया निकल जाना चाहिए था, जिसके बाद उनको और बेहतर तौर पर नेगोशिएशन करने का मौका मिलता। बिकॉज इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को एक काल कोठरी में डाला है और वो चाहते हैं कि इमरान खान का मोरल तोड़ा जाए और एक टूटे हुए इमरान खान के साथ नेगोशिएशन की जाए। उस सूरत में इमरान खान अगर थोड़ी सी गेम खेल सकते होते तो बहुत बेहतर सिचुएशन में इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करते। ये मेरा मकसद था। एक क्वेश्चन मैंने थ्रो किया और उसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई, उसके ऊपर बहुत डिबेट हुई। वो सारी डिबेट मैंने देखी है, मैं उसको सम अप भी करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ की डेवलपमेंट्स को देखना मैं समझता हूँ बहुत ही जरूरी है। देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो शहरयार आफरीदी और शांताना गुलजार को रिहाई देते हैं। और रिहाई देते हुए वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग, चूंकि पाकिस्तान में लोग मजबूत डिसीजन, बोल्ड डिसीजन, बहादुरी के ऊपर बहुत ज्यादा पाकिस्तानी कौम में एम्फेसिस है। मैं समझता हूँ बहादुरी से और जुर्रत से ज्यादा ये डिसीजन इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट करता था। इसमें विजडम थी, इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉमन सेंस थी, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक थी। इसीलिए मैंने एक पूरा वीलॉग चंद घंटे पहले इसके हवाले से किया, जो बहुत ज्यादा लोगों ने देखा भी, और मैंने इस पर ट्वीट्स भी बहुत ज्यादा की। मेरी कोशिश है कि मैं इस डिसीजन को, मैं अभी तक यूआरएल में रख नहीं सका इसकी पीडीएफ को, लेकिन अगले चंद घंटों में मेरी कोशिश होगी कि इसका पूरा पीडीएफ जो है मैं ट्विटर पे आपके साथ शेयर करूं। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो ये है, जहां इमरान खान साहब के खिलाफ खबर तो नहीं आई अभी, मैंने प्रिंट पर तो नहीं देखा, लेकिन चूंकि इमरान खान के वकील ने खुद उसके हवाले से ट्वीट किया है कि एक नई एफआईआर दर्ज कर दी गई है साइफर की लीक के हवाले से, कि इमरान खान ने ही, जो इंटरसेप्ट में स्टोरी छपी, ये इमरान खान ने ही साइफर जो है लीक किया। अब इससे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले ये एफआईआर दर्ज करने वाली ताकतें वही हैं जो शुरू में कहते थे कि साइफर है ही नहीं, अगर है तो बिल्कुल मीनिंगलेस है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अब उन्होंने उसकी एफआईआर दर्ज कर दी है। और असल जो डिबेट होनी चाहिए थी कि क्या ये साइफर जो है, इसकी अहमियत क्या थी, इसकी हकीकत क्या थी, ऑथेंटिक था तो फिर इसका मतलब क्या है, वो डिबेट जो है आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उस तरह से नहीं हो पाई। और इमरान खान जिसके ऊपर पहले ही 180 केसेस हैं, उसमें से सारे ही तकरीबन क्रिमिनल नेचर के हैं, उस पर इस मजीद एफआईआर का क्या फर्क पड़ सकता है, पहले ही काल कोठरी पड़ा है, दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अगर हर केस जो इमरान खान पर, कोई एक दो तीन चार केसेस तो नहीं, दर्जनों केसेस ऐसे हैं जिसमें आप चाहें तो इमरान खान को उम्र कैद की सजा दे सकते हैं, उसको बहुत देर तक बंद रख सकते हैं, मुद्दतों उसको फंसा के रख सकते हैं। तो फिर इस मजीद केस की जो है पता नहीं, जो इनकी मैं समझता हूँ बस खार और परेशानी इनके जहन में इसको खास इंपॉर्टेंस बन नहीं पाएगी स्टेज के ऊपर। बिकॉज अगर बनती है तो फिर तो किसी भी केस की बहुत ज्यादा बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो 5 अगस्त 2023 का फैसला था और जो 7 अगस्त का नोटिफिकेशन था, जहां डिजिटल सेंसस 2023 को एक्सेप्ट किया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि आप इसके नतीजे में डिलिमिटेशन करवाएं, और डिलिमिटेशन करवाने के बाद आप इलेक्शन करवाएं, उसके बगैर आप इलेक्शन ना करवाएं। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक बहुत ही वेल थॉट आउट पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने डाली है, जिसमें ये आर्गुमेंट किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आर्गुमेंट ये है कि जो ऑर्डर और नोटिफिकेशन इशू किया गया है ये इम्प्यून्ड है, ये इनऑथेंटिक है, ये आईने पाकिस्तान की बहुत सी शिकों की खिलाफ वर्जी करता है, और सुप्रीम कोर्ट को इसको इनवैलिड करार देना चाहिए, बिकॉज इस ऑर्डर ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा जो है वो पैदा कर दिया। लेकिन ये, इसको इतना हल्का ना समझिए, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि आपने देखा कि अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने एक ट्वीट किया पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब को मुबारकबाद देने के लिए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम ये समझते हैं कि आप एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, हम आपको उसके लिए बेसिकली
उस ट्वीट के दो मतलब है। एक मतलब उसका ये है कि अमेरिका का जो वजारत खारजा है वो पाकिस्तान की केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को और इस हुकूमत को और इस रजीम को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसका एक मतलब ये क्लियरली नजर आता है। मैंने भी इस पर एक ट्वीट करके क्वेश्चन पूछा है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है, लेकिन इसके अंदर एक डीपर मतलब भी है। इसके डीपर मतलब ये है कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि हम ये समझते हैं कि आप मारज़ वजूद में आए हैं और आप करवाएंगे एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, और हम वो आपसे तवक्को करते हैं, और उसके नतीजे में हमारा जो बाहमी इकोनॉमिक रिलेशनशिप और तावन और कॉपरेशन है वो जारी रहेगा। यानी सेक्रेटरी क्लिंटन ने यहाँ जो चीज़ कही है वो एक दो धारी तलवार है। इसको दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। ये आने वाले वक्त साबित करेगा अगर ये इलेक्शन नहीं होते नवंबर में। अब अच्छा, अब और तो उन्होंने ये कहा कि हमारी और आप और एज पर द रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन आप चलेंगे। सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन का ट्वीट ये कहता है, इसको गौर से पढ़ें आप वापस जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करता हूं आपको दे दूं। अब इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो ये पिटिशन आती है, जो सुप्रीम कोर्ट से कहती है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाने हैं, और ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने दरमियान में ऑर्डर दिया है इसको इनवैलिड करार दें, बिकॉज ये दरमियान में खौमखा की एक यबड़ी मारी गई है, इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हकीकत नहीं है। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, इसको प्रेसिडेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया ही नहीं। जब जनवरी में 12 और 14 जनवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज डिसॉल्व हुई, उसके बाद प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल कॉमन इंटरेस्ट जो थी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को रिकॉन्स्टिट्यूट करना था। जब वो रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई, और इसकी जो 5 अगस्त 2023 की मीटिंग है ये इम्प्यून्ड है, ये क्वेश्चनेबल है, ये इलीगल है, बिकॉज इसके अंदर दो केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, वो कानूनी तौर पे, आईनी तौर पर और एज पर द रूल्स ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जो रूल्स हैं बाय 2010, वो उसकी वायोलेशन थी। ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर इसके अंदर नहीं आ सकते थे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उस वक्त ये ऑब्जेक्शन रेज की थी। उन्होंने कहा था कि ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो हैं पंजाब के और केपी के, ये इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर कहीं उन पर दबाव आ गया, वो चुप कर गए अगले दिन। लेकिन अब इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उठाया। एक दो और पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बेसिकली तौर पे ये कहा है कि दोनों को उसमें रेस्पोंडेंट बनाया है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट रेस्पोंडेंट नंबर 2 है, इलेक्शन कमीशन को रेस्पोंडेंट नंबर 7 उन्होंने बनाया है, और प्रेयर उनकी ये है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात जो हैं हर सूरत में होने चाहिए, और इन ऑर्डर्स को आप कैंसिल करें। और उसमें उन्होंने टर्म यूज की है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा है और ये वायोलेशन होगी अगर इलेक्शन नहीं होते और इलेक्शन को डिले किया जाता है। तो ये उन्होंने कहा आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 9, आर्टिकल 17, आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 एंड आर्टिकल 224 जो है आईने सबसे इंपॉर्टेंट 224 है। लेकिन ये सारी जो कवानीन की शिक हैं इनकी वायोलेशन होते नजर आ रही है, एंड देयरफॉर इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा का क्या मतलब है। अगर हॉस्पिटल ने सर्टिफिकेट इशू किया कि जो बच्चा पैदा हुआ था लेबर रूम में वो लड़का है, और घर में आप आके कहते हैं वो लड़की है, तो ये एक मेडिकल, ये लीगल डिलेमा होगा। अगर हॉस्पिटल ने कहा था कि ये लड़की है, घर में आके आप कह रहे हैं ये लड़का है, तो ये भी एक डिलेमा की एग्जांपल होगी, जिसको कि मेडिकल डिलेमा होगा। ये एक लीगल डिलेमा होगा जिसको कि आपको डिसॉल्व करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा जो है वो पैदा हो चुका है, जिसको कि अब आपको रिजॉल्व स्टेज के ऊपर करना है। यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसपे बहुत कम पाकिस्तानी अभी तक डेलिब्रेशन हुई है, कि ये जो इस चीज पे बड़ी कम डेलिब्रेशन पाकिस्तान में हुई है, वो ये है कि जो डिजिटल सेंसस हुआ है वो किस नेचर का है। बिकॉज जैसे मैंने पिछले वीलॉग में इस शक का इजहार किया था कि मुझे लगता है कि जो डिजिटल सेंसस जिस तरह से कराया गया है ये जेरीमेंडरिंग का बेसिस बनेगा, जहां पे ये जो हल्का बंदियां की जा रही हैं, डिलिमिटेशन की जा रही है, ये अपनी मर्जी की जाएगी, और ये इस तरह से हल्के बनाए जाएंगे जिसके नतीजे में डिजायर्ड इलेक्टोरल रिजल्ट्स को हासिल किया जा सके। तो इसके लिए खास टर्म होती है जो पहली दफा 19वीं सदी के शुरू में अमेरिका में इस्तेमाल हुई, जब एलरिज एलरिज जेरी एलरिज एलरिज के नाम का कोई गवर्नर था मैसाचुसेट्स का, न्यू इंग्लैंड का, जिसने एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा क्रिएट किया कि उसकी शक्ल सैलेमेंडर की तरह थी। तो किसी ने कहा कि ये तो सैलेमेंडर लगता है, तो उस पर जो दूसरी तरह की पार्टी थी फेडरलिस्ट पार्टी, उन्होंने कहा ये सैलेमेंडर नहीं है, ये जेरीमेंडर है। वहां से ये टर्म आई है जेरीमेंडरिंग की। इसको इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस में बहुत यूज करते हैं, यानी अपनी मर्जी के हल्का बंदियां करना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिलिमिटेशन करना और डिस्ट्रिक्ट्स को अपनी मर्जी से बना लेना। तो इस पर बड़ी कम अभी तक कॉन्सेंट्रेशन हुई है। अब आए इमरान खान की तरफ। अब देखते क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उठा दिया। अब आए इमरान खान वाली सिचुएशन की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल आखिर 22 तारीख को इमरान खान की जो फैसला था सेशन कोर्ट का, उसके खिलाफ जो अपील है उसको समाअत के लिए लगाया। इससे पहले उन्होंने बहुत मौका दिया इलेक्शन कमीशन को, गवर्नमेंट के वकला को, सेशन कोर्ट को कि आप अपनी तैयारी कर लें। 5 अगस्त 2023 का ये फैसला था और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक्सपर्ट का ख्याल था कि ये विद इन 48 आवर्स इसे सस्पेंड हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सस्पेंड नहीं हुआ ये डिसीजन। और अभी सूरत हाल ये है कि अभी 22 को इसकी हियरिंग होनी है, जो आमिर फारूक साहब और जस्टिस जहांगीरी जो हैं उनके सामने इसकी हियरिंग जो है होगी। अब हम आ जाएं इसमें क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा, मीनवाइल चूंकि इतना डिले किया गया है, इस डिले के नतीजे में 20 से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जहां पर इमरान खान की जो प्री अरेस्ट बेल थी वो कैंसिल हो गई है। यानी अगर इसका कोई सस्पेंड ये हो भी जाए ये डिसीजन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो 20 से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जिसमें इमरान खान की फौरी तौर पर गिरफ्तारी जो है वो बन सकती है। अब आ जाए उस चीज के ऊपर जहां सब लोगों ने, हाउस ने मेरे सजेशन को, प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। इससे मुझे स्कूल की वो डिबेट्स याद आती हैं। जैसे हमारे स्कूल में मंगला कैंटोनमेंट के अंदर हमेशा इस तरह की डिबेट होती रहती थी कि वी आर वी बेटर देन आवर फोर फादर्स, और उसके बाद या इस तरह का कुछ होता था। तो जब भी ऐसी डिबेट मैंने देखी, स्कूल में भी हुई, कॉलेज में भी हुई, और पाकिस्तान में बहुत स्कूल कॉलेजेस के अंदर इसी मौजू के ऊपर बहुत ज्यादा एक डिबेटिंग कंपटीशन होता है। उसके बाद हाउस की ओपिनियन मांगी जाती है। तो पाकिस्तान में हमेशा हाउस क्या कहता है कि वी आर नॉट बेटर देन आवर फोर फादर्स, बिकॉज हमारे फोर फादर्स की तारीख बड़ी रोशन थी, हमारी तारीख उनके मुकाबले में बड़ी डार्क है, वो बड़े अच्छे थे, हम बड़े निकम्मे। ये बड़ी परसिस्टेंट फीलिंग है पाकिस्तान में। तो ये जो मैंने क्वेश्चन थ्रो किया था, इसमें भी मेरा ख्याल है 80% नहीं तो 75% लोग जो हैं उन्होंने इसको रद्द कर दिया है। और मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि किसी ने ये नहीं कहा कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आपने पैसे पकड़ लिए, आप मिल गए दुश्मनों से जाके। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते और ये गलत है। सिर्फ 20-25%, 22% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुझसे एग्री किया। तो हाउस ने इस मोशन को रिजेक्ट कर दिया। अब हाउस की जो फीलिंग है वो क्या है। अच्छा, ये भी समझना जरूरी है कि मैंने जो सजेशन यहाँ पे दी थी, ये एक हाइपोथेटिकल सजेशन थी कि जब इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ तो उन्हें समझ जाना चाहिए था कि आगे किस किस्म के हालात आ रहे हैं। जाहिर है कि इमरान खान को कत्ल कर देने की पूरी कोशिश की गई, तो एक बड़ी सीरियस मूव थी, कोई आनी जानी वाली चीज़ तो नहीं थी। यहाँ पे इरादे बड़े क्लियर हो गए और फिर उसकी कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन भी ठीक तरह से नहीं हुई। तो इमरान खान को चाहिए था कि ये अच्छा मौका था कि डील करते इस्टेब्लिशमेंट से और इलाज के बहाने लंदन चले जाते। अब लोगों का उस पे अब उसके ऊपर सब लोगों का इस्तकबाल यह है कि अगर इमरान खान इस तरह से चले जाते तो वो नवाज शरीफ की तरह भगोड़े हो जाते और उनके खिलाफ जो है उनकी तमाम पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाती। और वो चूंकि नहीं गए, वो खड़े रहे, और उसकी पॉपुलैरिटी उनकी आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो बेसिकली जो ऐवान है, जो हाउस है, ये जो हमारा यूट्यूब के ऊपर जो सारा पब्लिक है, उसका ख्याल ये है कि जितने ज़्यादा आप पॉपुलर होंगे उतना ज़्यादा हिस्ट्री उस पॉपुलैरिटी से मूव करती है। और तो लोगों की पॉपुलैरिटी से जो है वो चीज़ों का फैसला होना है। अच्छा, ये जो मैंने एग्जांपल दी थी, जाहिर है कि इमरान खान लंदन गए नहीं, ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल थी। मेरा मतलब ये था कि आपको तारीख को आगे चलाने के लिए और हिस्ट्री को मूव करने के लिए, धक्का लगाने के लिए आपको तदबीर चाहिए होती है, आपको स्ट्रेटजी चाहिए होती है, आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। सो मच हो कि मैं बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ कि मोहनदास करमचंद गांधी जो बहुत ही सच्चे लीडर थे, बहुत असूल पसंद थे और जिन्होंने इंसानियत के लिए हिंदुस्तान में बहुत काम किया, उन्होंने 12 बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस किए जहां पे उनको समझ आती थी कि अंग्रेज कोई चाल चल रहे हैं, वो भी चाल चलते थे। फॉर इंस्टेंस कम्युनल अवार्ड में जहां दलित को और अनटचेबल्स को अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड देने की कोशिश की, जो बड़ी ह्यूमन मूव लगती थी, गांधी जी भाप गए कि इसका मकसद यह है कि मेरा जो इलेक्टोरल बेस है इसको डिवाइड किया जा रहा है, और उन्होंने उसके खिलाफ मरण व्रत रखा, जिसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद भी बहुत होती है कि गांधी अगर ह्यूमनिस्ट था तो उसको चाहिए था कि दलित को या अनटचेबल को एक अलग कौम की इलेक्टोरल अवार्ड की हैसियत देता। ये बड़ी क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर, अरुंधति राय की भी बड़ी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। लेकिन गांधी वाज आल्सो एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, और किसी जमाने में उनको द नेकेड सेडिशियस फकीर भी विंस्टन चर्चिल ने इसीलिए कहा था। बट आगे चलते हैं। नवाज शरीफ जब प्लेटलेट का बहाना करके चले गए बरतानिया, टोटल बहाना था, टोटल ड्रामा था। हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, वकला को, अदालतों को उसमें मिलाया गया और एक चीज क्रिएट की गई, उनकी जिंदगी को बहुत खतरा है। लेकिन अगर आप में से वो लोग जो उस वक्त पाकिस्तान की लिविंग हिस्ट्री का पार्ट हैं, तो आपको याद होगा कि जब वो उस वक्त एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया था कि ऐसा लगता था कि उसके खिलाफ टेलीविजन पे अगर कोई एंकर या कोई बंदा बात करता, वो ये कहता कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी ओरिजिनल हमें नहीं लग रही है, तो आप उसको कहते कि ये इमोरल है, गैर अखलाकी है, बेहिस है, इनसेंसिटिव है। ये सारी सिचुएशन थी।
इमरान खान के पास ऑन द अदर हैंड, तो इसलिए मैंने एग्जांपल दी थी कि बड़ा जबरदस्त नेचुरल ओरिजिनल मौका था एक बहाना बनाने के लिए। ऑफ कोर्स इमरान खान ने वो बहाना नहीं बनाया, और इमरान खान और जो ऐवान है उन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे पाम अभी। सो जो फीलिंग है आप सबकी, ये मेजोरिटी की, वो यही फीलिंग है। मैं आपको थोड़ा सा अब इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्री में दूंगा कि उसको कंक्लूड भी करते हैं। 14 अगस्त जो थी वो 10th एनिवर्सरी थी रबा मैसेकर की। रबा मैसेकर कहाँ हुआ था? रबा मैसेकर इजिप्ट में हुआ 14 अगस्त 2013 में, जब अकॉर्डिंग टू द ब्रदरहुड, ऑफिशियल सोर्सेज या ह्यूमन राइट वॉच कहते हैं कि कम से कम 1000 इजिप्शियन जो प्रोटेस्टर्स थे उनको इजिप्शियन मिलिट्री ने और पुलिस ने एक दिन में उनको कत्ल किया, मार डाला उनको और साफ कर दिया प्रोटेस्ट का पूरा ग्राउंड, जिसमें मसाजिद भी शामिल थी। और जो ब्रदरहुड है, मुस्लिम ब्रदरहुड जो है, इस्लामिक मुस्लिम ब्रदर है, उनके दावा ये है कि 4000 लोग जो है उनको एक दिन में इजिप्ट में कत्ल किया गया। उसके बाद मुर्सी की हुकूमत का खात्मा तो हो ही चुका था पहले, 1 महीना पहले। उसके बाद से एक खौफनाक किस्म का डिक्टेटर जो है जनरल सिसी के नाम से, जिसको अगर आपने यूनिफॉर्म में के बगैर आप उसको देखें, इजिप्ट में बड़ी खूबसूरत वो कौम है, तो वहाँ ये गिट्ठा छोटे कद का जो डिक्टेटर है, इससे शायद कोई औरत हाथ भी ना मिलाना चाहे, इसको मिलना भी ना चाहे, लेकिन वो 10 साल से वहां पर हुकूमत कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड सो ऑन। तो दैट इज द हिस्ट्री। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान में जो मे 9th किया गया मेरे एनालिसिस के हिसाब से, वो एक ज्यादा सोफेस्टिकेटेड वर्जन था रबा मैसेकर का। उसको ज्यादा स्मार्टली प्लान किया गया, उसको इस तरह से प्लान किया गया कि लोगों ने हमला कर दिया तंसीबात के ऊपर, और आपके पास एक ज्यादा इखलाकी जवाब था उनको टारगेट करने का, मारने का, लेकिन मॉरल उसका मकसद ये था कि एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो खड़ा किया गया। इससे पहले कि लोग इलेक्शन मांगने के लिए सड़कों पर निकलते और पंजाब में लाख आदमी मार्च शुरू कर देता लाहौर में और खैबर पख्तूनख्वा में निकल आता, आपने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग अब वो नहीं कर सकते। ये एक स्मार्ट मूव जो है की गई है। बदकिस्मती से अभी तक किसी ने इसको लिखा नहीं है। होना तो ये चाहिए था। अगर जिस बेदारी या कॉन्शियसनेस की आप बात करते हैं, मैं जिसको भी बंदे को मिलता हूँ, पढ़े लिखे बंदे को, इंक्लूडिंग नॉन पाकिस्तानी ओरिजिन के जो मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं, मल्टीनेशनल से मेरा मतलब इंटरनेशनल बॉडीज में काम करते हैं, वो सब इस पे मुत्तफिक हैं कि 9 मई एक स्क्रिप्टेड ड्रामा और नाटक था जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने खेला। लेकिन इसके ऊपर कोई एकेडमिक पेपर, कोई जिस तरह से इंटरसेप्ट की स्टोरी आई है, कोई चीज अभी तक इसके ऊपर जो है वो नहीं आई, which actually also raises serious questions about the level of consciousness of the Pakistani academia, intelligentsia, media and so on. आगे आ जाते हैं। अब जो कॉन्शियसनेस का रिस्पॉन्स है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं होगा। जिस तरह से कॉन्शियसनेस का रिस्पॉन्स तब होगा जब डॉन अखबार खड़ा हो जाएगा, जब ट्रिब्यून खड़ा हो जाएगा, जब पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन खड़ा हो जाएगा। जिस तरह से जस्टिस बाबर सत्तार ने, जो उनका एक छोटा सा कॉर्नर या कोना था, वहां उन्होंने एक लॉजिकल, बोल्ड, प्रिंसिपल डिसीजन किया। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस कहीं ना कहीं कोशिश करते रहते हैं, बाकी सारे पाकिस्तान से बार एसोसिएशन, लॉयर्स मूवमेंट, वकला तहरीकें, एकेडेमिया, ऑपोजिशन की जमातें, सिविल सोसाइटी, वहां से कोई आपको इस किस्म का रिस्पॉन्स की कॉन्शियसनेस जो है वो नजर नहीं आती। ठीक, तो इसके साथ ही मैं अपना आउटलाइन खत्म करता हूँ कि ज्यूरी स्टिल आउट, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अगर इमरान खान ने जो कॉन्शियसनेस पैदा की है वो कॉन्शियसनेस जीत जाएगी अगले चंद महीनों के अंदर, और ये कॉन्शियसनेस पाकिस्तान की तारीख को डिराइव करेगी और डिफाइन करेगी और आगे बढ़ेगी, तो एक बहुत खूबसूरत, हेल्दी, अक्लमंद, पढ़ा लिखा, बाशऊर पाकिस्तान जो है, जो तरक्की कर सकता है, वो आगे बढ़ेगा। अगर ये कॉन्शियसनेस डिफीट हो जाएगी, दोनों सूरतों में ज्यूरी आउट, ये बिल्कुल 50-50 की सिचुएशन है। अगर ये कॉन्शियसनेस डिफीट हो जाएगी, जो दूसरी साइड की कोशिश है, तो एक बहुत डार्क एज पाकिस्तान में चलेगी। आप इमेजिन करें एक ऐसी डार्क एज जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल और आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान उस पाकिस्तान को चला रहे होंगे, या उसमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही होगी, कोई जनरल साहब जो हैं वो बैठे होंगे, आइदर दिस और द अदर वन। तो अभी 50-50 हम खड़े हैं अकॉर्डिंग टू माई। इस पर मजीद बहस हो सकती है। थैंक यू।